खबरों सूचनाओं का संगम, काव्य कथाओं समीक्षाओं की उमंग, हिमधारा है ये हिमधारा। सुनिए खुद दुनिया को भी सुनाइए, शेयर करिए और कमेंट भी बताइए। हिमधारा है ये हिमधारा। नमस्कार। कहानियों की श्रृंखला में आज प्रस्तुत है सुशील लंकेश की कहानी और स्वाभिमान पिघल गया। आज उसके पास सब कुछ तो है, सारे भौतिक सुख वैभव उसके कदम चूमते हैं। वो आज का एक श्रेष्ठ उपन्यासकार माना जाता है। पाठकों की क्या और प्रकाशकों की क्या, सभी की जुबान पर बस एक ही नाम है, रितेश। पर क्या रितेश को इन लोगों के अलावा कोई और भी याद करता होगा? आशा, उसकी अपनी आशा, उसकी पत्नी, उसकी अर्धांगिनी, जिसे वो अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग समझता था, आज वही उसके पास नहीं है। कैसी विडंबना है। और आज ये सारे भौतिक सुख जिन्हें उसने जीवन में कभी महत्व नहीं दिया, आज उसके पीछे पड़े हैं। नहीं, वो आज तक अपने आप को धोखा देता आया है। उसका अस्तित्व कभी भी पूर्ण नहीं रहा। पूर्ण तो वो तभी था जब वो निकम्मा था। धन ना सही, किंतु उसकी आशा, उसके मन की शांति तो उसके पास थी। सचमुच कितनी नीरस जिंदगी जीता आया है वो। क्या वो फिर से निकम्मा नहीं बन सकता? निकम्मा। एक कटु मुस्कान उसके मुख पर फैल जाती है। उसे आशा के पिता के शब्द याद आने लगते हैं। आप अकर्मण्य हो दामाद जी। हमारी भाषा में लेखकों को निकम्मा ही कहा जाता है। इन उपन्यासों को लिखने से कुछ नहीं मिलने वाला। मैंने कितने ही लेखकों को भूखे मरते देखा है। मुंशी प्रेमचंद, जिनका हिंदी साहित्य में बड़ा नाम है, मैंने उनको फटे जूते पहने देखा है। जानते हो, वे भी किसी के यहाँ मुनीमगिरी करते थे। तब उनके परिवार का खर्च मुश्किल से चलता था और काम करना क्यों नहीं चाहते। मैंने कई बार आपसे कहा कि आप मेरे साथ एसडीएम साहब के पास चलो, वो मेरे जान पहचान वाले हैं, वो ज़रूर आपको किसी न किसी काम पर चिपका देंगे। उस दिन चिपकाने वाली बात पर कितना क्रोध आया था उसे। उसने झल्ला कर कहा था, पिताजी मैं निकम्मा ही सही, किंतु किसी रद्दी कागज का वो टुकड़ा भी नहीं जिसे कोई भी उठाकर दीवार पर चिपका दे और जब चाहे उसे नोच कर फिर फुटपाथ पर फेंक दे। और आज वो इन शब्दों का मूल्य समझ रहा था। सही तो कहा था आशा के पिता ने। हर कोई पिता अपनी पुत्री को सुखमय जीवन देना चाहता है। काश आज कोई उसे फिर निकम्मा कहे। इस बार वो तनिक भी क्रोध नहीं करेगा। उसे वो किसी भी दया का पात्र बनकर नौकरी पर चिपकने को तैयार है। किंतु क्या वो अपनी आशा को फिर से पा सकेगा? वो मन ही मन अपने झूठे स्वाभिमान पर खींच उठता है। ये झूठा स्वाभिमान नहीं तो और क्या है? आखिर उसे मन की अशांति के अतिरिक्त मिला ही क्या? विचारों की उहापोह में डूबता उतराता वो दीवार पर टंगे आशा की फोटो के आगे खड़ा हो जाता है। उसे लगता है आशा उसकी दीन दशा पर मुस्कुरा रही हो। उसके कानों में आशा के शब्द गूंजने लगते हैं, आप निकम्मे नहीं तो और क्या हो। मेरे पिताजी सही तो कहते हैं। मेरी सहेलियां भी मेरा मजाक उड़ाती है। मैं अपने मायके जाती हूँ तो मुझसे पूछती है, इस बार हमारे जीजा जी के उपन्यासों पर कौन सा अवार्ड मिलने वाला है आशा? एशियन अवार्ड या वर्ल्ड अवार्ड? मन में तो आता है खो रो, और आशा बिस्तर में मुंह छुपाकर खूब रोई थी उस दिन। मुझे जीवन में आपसे अब कोई आशा रही नहीं है। पेट तो कुत्ता भी भर लेता है। आखिर सास ससुर और जेठ देवरों के ताने में कब तक सुनती रहूंगी? मेरा भी मन करता है मैं भी अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनकर घूमने जाऊं। तुम भी मेरे और अपने जन्मदिन पर अपने दोस्तों को पार्टियां दो। हम दोनों भी औरों की तरह शानदार क्लबों और पार्टियों में शामिल हो सके। और जब
थके हारे घर लौटे तो वही कीमती कपड़े पहने ही सोफे पर लुढ़क कर एक दूसरे की बाहों में खो जाएं। आप ही मेरा चेहरा अपने हाथों में लेकर कहो, आशा तुम कितनी खूबसूरत हो, और तब हमारे कपड़ों से निकली सेंट की भीनी भीनी खुशबू हमें मदहोश कर दे। तभी उसे अपने शब्द याद आने लगते हैं। आशा, ये शानदार क्लब, पार्टियां, ये सारी भौतिक सुख सुविधाएं जीवन का सत्य नहीं है। मैं तो इस लकड़ी के तख्त को ही सोफे से कहीं अधिक कीमती समझता हूँ। और तुम तो मेरे जीवन का आधार हो, जीने की प्रेरणा हो, जिसके सहारे मैं जीना चाहता हूँ। तुम्हारे बिना सेंट के बालों में ही मुझे खुशबू आती है, एक ऐसी खुशबू जिसका प्रभाव सेंट से अधिक स्थायी है। आशा, जरा मेरी आंखों में झांक कर देखो, क्या मैं तुम्हारी बाहों में सुख का अनुभव नहीं करता? क्या कभी मैंने तुम्हारे आगे किसी अन्य स्त्री के सौंदर्य की प्रशंसा की है? तुम्हारी ये बातें ठीक हो सकती है, किंतु इनमें मुझे सत्य का तनिक भी अंश नहीं दिखाई देता। बिना सेंट के कपड़ों से, बालों से खुशबू आना असंभव है। बिना मेकअप के चेहरा सुंदर लगना भी असंभव है। और इसी प्रकार ये भी असंभव है कि तुम्हें मेरे अतिरिक्त कोई अन्य स्त्री सुंदर लगती ही ना हो। पुरुष क्या चाहते हैं मैं भली भांति जानती हूँ। आशा, नारी श्रृंगार केवल श्रृंगार से सुंदर नहीं लगती। नारी का वास्तविक सौंदर्य उसके नारीत्व में होता है, जो बिना जताए ही उसकी बातों से, उसके शील स्वभाव से और उसके कार्यों से झलकता है। जानती हूँ आपके ऐसे विचारों के पीछे आपकी विवशता और अकर्मण्यता है। ये है धन का अभाव मनुष्य को उपदेशक बना देता है। मैं पूछती हूँ कि आप एक बार मेरे पिताजी के साथ एसडीएम साहब के पास क्यों नहीं हुआते? यदि आपको नौकरी नहीं देंगे तो आपके कपड़े थोड़े ही उतार लेंगे। बस करो आशा, तुम क्या समझती हो कि आदमी वस्त्र उतारने से नग्न होता है? एक बात याद रखो, भिखारी को हमारी भाषा में याचक कहते हैं, और एक याचक जब किसी से कुछ मांगने जाता है तो वो अपने अस्तित्व को पहले ही नग्न करके जाता है। वस्त्रों से केवल शरीर ढका जाता है, उसका अस्तित्व, उसकी आत्मा, उसका व्यक्तित्व ढकने के लिए उसका स्वाभिमान होना चाहिए, वस्त्र नहीं। तो ठीक है, तुम अपने स्वाभिमान को ही अपने साथ रखो। मैं तुम जैसे निकम्मे और नकारा आदमी के साथ रहकर अपना जीवन बर्बाद नहीं कर सकती। मैं आज ही अपने पिताजी के घर जा रही हूँ। रितेश ने नोटिस किया कि आशा उसके साथ आपके स्थान पर अब तुम का संबोधन कर रही थी। उसके शब्दों को अनदेखा करते हुए रितेश ने कहा, आशा, एक पत्नी जब अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेती है तो पति के हर सुख दुख में उसका साथ निभाने का वचन देती है, किंतु तुम पर भी तो अभी कोई ऐसा दुख पड़ा भी नहीं कि तुम मुझे छोड़कर जाने पर विवश हो गई। रितेश तड़प उठता है, आशा, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा? तुम्हें मेरी परवाह ही कहाँ है? तुम्हारा साथ निभाने को तो ये ढेर सारे कागज, तुम्हारे लिखे उपन्यासों का ये ढेर, और फिर तुम्हारा स्वाभिमान भी तो अभी जिंदा है। फिर तुम्हें किस बात की चिंता? ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हारी जीवन भर प्रतीक्षा करूंगा। मुझे विश्वास है कि तुम एक न एक दिन अवश्य अपने घर लौट कर आओगे। रितेश मानो मन ही मन अपने आप से बातें कर रहा था। उसकी आशा जाने कब की जा चुकी थी। रितेश की विचार तंत्रा उस समय टूटती है जब वो राम सिंह को अपने सामने खड़े देखता है। राम सिंह उसे बताता है कि सब प्रबंध ठीक हो चुका है, उसके कुछ विशेष मित्र भी आ चुके हैं। रितेश को पता चलता है कि ओखला शुगर फैक्ट्री के चीफ मैनेजर मिस्टर चोपड़ा उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हीं को तो उसने मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। राम सिंह जा चुका है। रितेश अभी विचारों की श्रृंखलाओं से स्वयं को बाहर नहीं निकाल पाया था कि वो पुनः पत्नी आशा के चित्र की ओर देखने लगता है। इस बार उसकी दृष्टि चित्र के चटके हुए शीशे पर जा टिकती है। वो भय से कांप उठता है। अपशकुन, नहीं, शीशे के चटकने से क्या हुआ? फोटो तो बिल्कुल सुरक्षित है ना। वही मुस्कुराता हुआ चेहरा, चेहरे पर मधुर मुस्कान, कुछ नहीं, सब ठीक है, उसे कुछ नहीं होगा। एक के बाद एक भाव उसके चेहरे पर आते और चले जाते हैं। इसी बीच उसका बायां कंधा फड़कने लगता है। ये क्या?
बाएं कंधे का फड़कना ये तो शुभ है। उसने कहीं पढ़ा है, जब वामंगनी याद करती है तो पति का बायां कंधा फड़कने लगता है। कहीं उसकी आशा ने उसे याद तो नहीं किया? काश आज वो होती। कहती थी, मेरा मन भी करता है कि मैं भी कीमती साड़ियाँ पहनकर घूमने निकलूं, तुम भी अपने मित्रों को पार्टियाँ दो। हे प्रभु, तुमने ये सब क्या कर डाला? मेरी आशा को मुझसे क्यों दूर कर दिया? उसकी आंखों से झरझर आंसू बह निकलते हैं। तभी उसे पार्टी का ध्यान आता है। सब लोग उसकी प्रतीक्षा में हो गए। आज उसने अपने सारे मित्रों को पार्टी दी है। ना देता भी कैसे नहीं। आशा की यही तो इच्छा थी। वो कहती थी, वो चाहती है कि मैं भी अपने दोस्तों को बड़ी बड़ी पार्टियां दूं। इस बीच उसे राम सिंह का स्वर पुनः सुनाई देता है। वह अपने अस्त व्यस्त कपड़ों में ही अपने बिखरे बालों को खुजलाता हुआ कक्ष से बाहर निकल पड़ता है। उसके मित्र उसे देखकर खुशी से चीख पड़ते हैं, किंतु ये क्या, रितेश के चेहरे पर प्रसन्नता की कोई शिकन नहीं है। वह लगातार अपने मित्रों को घूरे जा रहा है। उसकी इस उदासीनता पर उसके सारे मित्र भड़क उठते हैं। वे इसे अपमान समझकर उसे बुरा भला कहने लगते हैं, किंतु इस पर रितेश पर जैसी कोई प्रतिक्रिया ही नहीं हुई हो। वो सभी मित्रों को वहां से जाता हुआ देखता रहता है। देखते ही देखते सारा हॉल खाली हो जाता है। अब वहां केवल एक जोड़ा रह गया है। वो गौर से उस जोड़े को देखता है। सहसा उसके मुंह से निकल पड़ता है, चोपड़ा साहब आप? उसकी आवाज में कंपन सा है। हाँ भाई, हम तो तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। कहाँ थे तुम? चलो हमारी पत्नी से मिलो। ये है हमारी भाभी मिसेस चोपड़ा। रितेश की दृष्टि यूं ही मिसेस चोपड़ा पर पड़ती है। वो लड़खड़ा कर गिर पड़ता है। चोपड़ा साहब और उसकी पत्नी उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। चोपड़ा साहब तुरंत डॉक्टर को कॉल करने में व्यस्त हो जाते हैं। मोबाइल में सिग्नल ना होने के कारण वो हॉल से बाहर निकल जाते हैं। श्रीमती चोपड़ा अपने रुमाल से रितेश का पसीना पोंछने लगती है। सहसा रितेश के कानों में एक मध्यम सी आवाज़ टकराती है, रितेश। और रितेश अपनी आंखें खोलता है तो आशा को सामने पाता है। वो स्वयं को नहीं रोक पाता और आशा को अपनी बाहों में जकड़ लेता है। आशा, मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी तुम? मैंने तुम्हारी कितनी प्रतीक्षा की। जब से तुम गई हो एक पल को चैन से नहीं जिया हूँ। मैं किसी मृतक के समान जी रहा हूँ। आज मेरे पास सब कुछ है पर तुम नहीं हो। मुझसे भूल हो गई रितेश, मुझे माफ कर दो। आशा उसकी बात काटते हुए कहती है, रितेश, मेरे पिता ने तुम्हारी और से मेरे कान भर भर कर मुझे दूसरा विवाह करने पर विवश कर दिया था। मेरे नए पति चोपड़ा ने मुझे कहाँ तक नहीं गिराया। उसने मुझसे क्या क्या अनुचित कार्य नहीं करवाए। अपने प्रमोशन के लालच में उसने मुझे अपने हर ऑफिसर के आगे किसी स्वादिष्ट व्यंजन के रूप में परोसा। मेरे विरोध करने पर उसने मुझे तरह तरह की यातनाएं दी। इस प्रकार मुझे लगातार नरक की खाई में धकेलता हुआ आज 10 वर्षों के अंदर वो एक मामूली टाइपिस्ट से चीफ मैनेजर बन बैठा है। रितेश, मैंने कीमती साड़ियाँ भी पहनी हैं, ऊंची ऊंची क्लब और पार्टियाँ भी अटेंड की है, किंतु फिर भी मैं एक जलती फिरती लाश बनकर जी रही हूँ। मर तो मैं उसी दिन गई थी जिस दिन मैंने तुम्हारा घर छोड़ा था। एक ही इच्छा के साथ जी रही थी कि तुमसे मिलकर अपने किए की माफ़ी मांग लूँ। आज संयोग ने हमें मिला ही दिया। आशा की आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। इसी समय हॉल में एक जोर का ठहाका गूंजता है। दोनों की निगाहें दरवाजे की ओर उठती है, जहां चोपड़ा पिस्तौल ताने ठाके लगा रहा होता है। वो भयंकर गर्जना करता हुआ रितेश की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। उसके पास आकर चोपड़ा रुकता और व्यंग से चिंघाड़ता है, तो तुम ही हो इस परकटी कबूतरी के पहले पति बहुत को। तुमको पता नहीं कि जहां इसने जरा भी उड़ने की कोशिश की, मैंने तुरंत इसके पर कर दिए, वरना तो ये जाने कब की उड़ गई होती। आज तुम्हें देखकर इसने फिर से पंख फड़फड़ाने की कोशिश की है। इससे तुम्हें बाद में निपटूंगा, पहले तुम्हें ठिकाना लगाना जरूरी है। धाएं धाएं 2 फायर एक साथ गूंजते हैं। इससे पूर्व याशा झपट कर रितेश के वक्ष से आकर चिपट जाती है और दोनों गोलियां अपनी पीठ पर ले लेती है।
खून का फवारा फूट पड़ता है। रितेश जोरों से चीख पड़ता है, आशा। इसी के साथ वो भयंकर सपना भी टूट जाता है। रितेश की जब आंखें खुलती है तो वो स्वयं को पलंग के नीचे पड़ा पाता है। वो आशा के साथ बिस्तर की ओर झपटता है, किंतु आशा को वहां न पाकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। इसी बीच उसे किचन से आती स्टोव की साएं साएं सुनाई देती है और वो किचन में जाता है तो आशा चाय बना रही होती है। वो आशा को देखकर मुस्कुरा उठता है। आशा उसकी ओर घूरती पूछती है, बड़े खुश नजर आ रहे हो, कहीं सपने में कोई बड़ा सा पुरस्कार तो नहीं पा लिया? रितेश शांत मन से कहता है, अच्छा तो मुझे चाय जल्दी बना दो, आज तुम्हारे पिताजी को लेकर एसडीएम साहब के पास जाना है। क्या? आशा का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। वो पूछती है, और तुम्हारा स्वाभिमान? रितेश मुस्कुराता हुआ कहता है, स्वाभिमान पिघल गया। प्रिय मित्रों, ये थी सुशील लंकेश की लिखी कहानी स्वाभिमान पिघल गया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं किसी और कहानी के साथ।